नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट मास्टर। आज हम 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन का पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रेविटी होती क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझेंगे और हमारा इस पार्ट का फाइनल पार्ट मतलब केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन समझेंगे। तो ये वीडियो शॉर्ट और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इसको एंड तक देखें, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहने वाले हैं जो आपको 10th में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पहले टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम ज़रा सा हटके है। उसका नाम है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप जैसे बच्चों ने बहुत बार उस न्यूटन का नाम सुना ही होगा, और मैं टेक्निकली अभी भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। मतलब बच्चों के पहले का एक माइंडसेट वही रहता था कि काश न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल की जगह नारियल गिर जाता, मतलब कि ग्रेविटी इन्वेंट ही नहीं होती। ये सबको पता है, बट कुछ नहीं कर सकते, भगवान ने कर दिए। अब पढ़ो, लाने हैं स्कोरिंग, 10वीं में ये न्यूटन ही तुम्हें पास करेगा। तो हम पहले जान लेते हैं कि इसमें न्यूटन ने क्या किया था। तो हमें इतना पता है कि न्यूटन ने 3 लॉ ढूंढ निकाले थे, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था, जो पूरे यूनिवर्स में इंक्लूड किया जा सकता था, वो था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें उसने सिंपली बताया हुआ है, और मैं आपको प्लीज़ ऐसे नोट डाउन करने को कहूँगा कि आप कृपया करके जो मैंने डायग्राम बनाया है वो आप कृपया करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे पता है क्या होगा, जब आप पेपर में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वरना वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं बता रहा हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है तो समझो आ ही गया ये पॉइंट। और एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज़ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर उनने ऐसा पूछा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। तो कहीं कहीं पे बच्चे ज़रा डर जाते हैं और कुछ तो गलत लिख के आ जाते हैं। आपको वहाँ पे पैनिक नहीं होना, और आपको बस और बस ये डायग्राम बनाना है जो एक टीचर के सामने एक इम्प्रेशन बना देगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और टीचर को भी ऐसा लगेगा कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा पढ़ के आया है, तो आपको वो मार्क्स ज़रा से कंफर्म हो जाते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 2 बॉल्स है, इनमें 2 एरो लगे हुए हैं, और M1 M2 और नीचे R² भी लिखा हुआ है। आप कंफ्यूज हो गए कि ये बना क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, जिसका हम नाम दे देंगे A, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसका हम नाम दे देंगे B। तो A इस एरो से B को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब ये नीचे का जो एरो आप देख रहे हैं, उस एरो से A B को अपनी तरफ खींच रहा है। अब B तो शांत नहीं रहेगा। अगर समझो आप आपके दोस्त को धक्का दोगे तो आपका दोस्त शांत होगा, आपको धक्का देगा ना वापस से। वैसे ही बी भी बोलते कि मैं भी धक्का दूं, तो उसने भी खींच लिया इसको, बोला भाई मैं तो नहीं रहूँगा दूर। अब यहाँ पे मुझे आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है कि दोनों के बीच में रेडियस मैंने लिखा तो है, बट क्या ये सही में सही है? तो आंसर तो यही है कि हाँ ये सही है, क्योंकि रेडियस और ना डिस्टेंस ऐसे नहीं गिना जाता। रेडियस हम जैसे सेंटर से एंड तक गिनते हैं, वैसे ही डिस्टेंस भी किसी भी चीज़ के सेंटर से एंड दूसरे चीज़ के सेंटर तक गिना जाता है। मतलब क्या समझो, 2 पार्टिकल एक साथ हो गए, मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे 2 पार्टिकल एक साथ है, तो ये मतलब नहीं है कि इनमें कुछ ज़्यादा ना डिस्टेंस नहीं बचा। यहाँ पे डिस्टेंस पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो जल्दी समझ नहीं है आता। न्यूटन को जल्दी समझ आ ही गया था। तो अब हम समझ लेते हैं। अब हम इस फोर्स को साइंटिफिक लॉ में यहाँ ये कहा जाता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। और M1 ये उस पहले ए ऑब्जेक्ट का मास है, और M2 ये B ऑब्जेक्ट का मास है, और ये R² मतलब ही R ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो अब हम इसे ज़रा वर्डिक फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स, मतलब ये जो डॉट्स है, आपने मोतीचूर का लड्डू देखा ही होगा। तो उस मोतीचूर के लड्डू में जैसे
छोटी छोटी बूंदियाँ रहती हैं, वैसे ही यहाँ में जो जो छोटी छोटी बूंदियाँ हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही है। किस चीज़ से? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि न्यूटन ने यही बताया था कि हर एक चीज़ दूसरे चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। मतलब कि अब मैं जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वहाँ से आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, बट ये फोर्स ऐसी है जिसमें मैं और आप इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं जो हमें न्यूट्रलाइज कर देती है और उसका इफेक्ट कुछ नहीं रहता। इसका कुछ सेंस नहीं लगता तो भी है। तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम शुरू करते हैं। तो पहली डेफिनेशन ये है कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर attracts every other particle of matter with the force of attraction between them, जो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में आपको समझाया था। अब हम इस फॉर्मेशन को अलग नाम से भी जाना जाता है जो हमारे साइंटिफिक लॉ में माना जाता है और आपके बुक में भी दिया गया है। F इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बट हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हमें एक अच्छा प्रोफेशनल लेवल बनाना है तो उसके लिए। तो हम शुरू करते हैं। हम इसका वर्डिक फॉर्म भी लेंगे और बाद में इसका इनवर्डिक फॉर्म, मतलब हम कैलकुलेशन या फिर जो फॉर्मूलाज रहते हैं उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इसका अर्थ ऐसा है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स टू द प्रोडक्ट। ज़रा ऐसा प्रोफेशनल नाम है, मतलब वे M1 M2 को हम ज़रा प्रोफेशनल लेवल में ज़रा अच्छे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली मतलब क्या आएगा? अपॉन द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम डिस्टेंस को हम स्क्वायर मान के ही चलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब समझो आपने ये नहीं किया तो मैं सीरियसली बता देता हूँ आपका आधा मार्क्स तो कट हो ही जाएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रहता है। तो दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दैट इज F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे G जो आप सुन रहे हैं ये G ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मतलब ये जी यूनिवर्स में कहीं पे भी समान, मतलब इक्वल ही रहेगा। आप कुछ भी करिए तो भी ये इक्वल ही रहेगा, मतलब इसके अंदर कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। तो अगर समझो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आगे के कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। मैं वापस इसका रिवीजन कर ही दूंगा एंड में। तो अब हम आते हैं केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर ये एक्चुअल में सबसे बेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं यूनिवर्सल लॉज में, और इनने ये 3 लॉ बना के लाए थे। जब पहले के टाइम पे एक मिथ जो रहता था जिसमें ऐसा बताया जाता था कि अर्थ ये यूनिवर्स का सेंटर है और चांद सूरज और ये सब अर्थ के आजू बाजू में घूम रहे हैं। उस टाइम पे केप्लर सर ने ये लॉज इन्वेंट किए थे, जो उनके जो गाँव वालों के जिस गांव में वो रहते थे, जिस विलेज में, उनके मिथ्स वरना उनके जो रहते माइथोलॉजिस उनको उनने ब्रेक कर दिया था। तो इसी कारण की वजह से उनको उनके गांव से निकाला गया था, और इसी वजह से उनको निकालने जाने की वजह से अब फिर उनने गांव के बाहर सीक्रेटली पूरी एकदम रिसर्च करके लॉज पॉलिश, वरना हम कहते हैं ना पॉलिश करना, ऐसा किया था। तो हम फर्स्ट लॉ जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये दो सन्स के फोकस पॉइंट्स है। सन फोकस पॉइंट्स, ये एक ऑर्बिट है और एक प्लैनेट है जो सन को रिवॉल्व कर रहा है। मतलब हमें जो पहले से ही बताया जाता है कि प्लैनेट से सन को रिवॉल्व करते हैं। आप मुझे इतना बताइए इसका शेप क्या है। आप वीडियो को ज़रा पॉज कीजिए और इसका शेप बता दीजिए। हाँ, इसका शेप इलिप्टिकल है। मतलब हमारा फर्स्ट लॉ यही कहता है एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स
in an elliptical orbit where sun is on one of the foci। अब आप सोच रहे होगे फोकाई होता क्या है। तो फोकाई ये फोकस का प्लूरल फॉर्म है। फोकस का प्लूरल फॉर्म ये नहीं था फोकस। फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई रहता है। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मेंशन कर दिया, आप ज़रा स्पेलिंग मिस्टेक्स ना ही करें, क्योंकि जब भी आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो एग्जामिनर आपके लिए इरिटेट हो जाता है और आपके लिए मार्क्स कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो आपके लिए एक रिस्क पैदा करते हैं। द लाइन जॉइन, हम सेकेंड लॉ समझते हैं। द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इस लॉ ये कहता है कि ये देखिए अभी ऑर्बिट है, सन इस फोकाई पे अभी हम समझ लेते हैं। तो इसने इस एरिया को कवर कर लिया, एक टाइम पे कवर कर लिया, और बाद में थोड़ी ही देर में सेम टाइम में उसने उतना ही एरिया कवर कर लिया, तो उसने उतना ही एरिया कवर कर लिया, वो भी उसी इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये लॉ वही कहता है द लाइन जॉइनिंग, मतलब ये लाइन जो प्लैनेट और स्टार को जॉइन कर रही है वो इक्वल एरिया करता है प्लैनेट, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो एक सिंपल लॉ है जो आपको याद हो ही सकते क्योंकि ये तीनों बहुत सिंपल लॉज है। अब तीसरा जो लॉ है वो बहुत ईजी है क्योंकि वो फार्मूला बेस्ड है और आपको उसी फार्मूला को वर्डिक इक्वेशन में चेंज कर देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले फॉर्म। थर्ड लॉ यह कहता है द स्क्वायर ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस बिटवीन देम। मतलब रिवॉल्यूशन का जो ये टाइम पीरियड रहता है उससे हम उससे टाइम पीरियड ही कहते हैं उस टी को, और ये टाइम पीरियड डिनोटेड बाय टी होता है, कैपिटल टी। ओके, और जो रेडियस रहता है उसे हम ऑब्वियसली स्मॉल आर कहते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पे मेंशन किया है स्क्वायर और क्यूब, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे ही बनता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब विच इज़, मतलब हम इसे आप इक्वल डालेंगे, मतलब कोई तो हमें कांस्टेंट डालना ही रहता है, तो कांस्टेंट डालना है तो होता है टी इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। तो यहाँ पे के ये कांस्टेंट है। अब के मतलब है केपलर, केपलर्स ने ढूंढा तो उनके ही नाम का कांस्टेंट रख दिया। तो अब हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं हमारे सारे टॉपिक्स जो हमने आज कवर किए। और हाँ, पहले टॉपिक से हम शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमें ये बताता है एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर attracts every other particle of matter with force of attraction between them. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them. That is, F is directly proportional to the m1 m2 upon r square. That is, F is equals to g m1 m2 upon r square, where g is a universal gravitational laws of planetary motion. तो उसमें तीन सबसे सिंपल लॉज है, मैं वापस सबको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन elliptical orbit where sun is on one of the foci. Second law, the line joining planet and the sun sweeps, मतलब जगह चेंज करना, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हमें फॉर्मूला वाला समझना है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस बिटवीन देम। दैट इज t square is directly proportional to the r cube. That is, t square is equals to k r cube. K is a constant which is named by Kepler. तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ग्रेविटेशन का पार्ट 1 समझ आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखे कॉन्सेप्ट क्लियर, वरना आप ये भी लिख सकते हैं कि पार्ट 2 जल्दी लाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर के।
चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को। थैंक यू।